हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पर मैंने प्रिंसिपल क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल हमने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लिया था। जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम कवर करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल। लाइक आपके सिलेबस में 14 प्रिंसिपल हैं। आज उन प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे और इस वीडियो में हम फर्स्ट 7 to 8 प्रिंसिपल कवर करेंगे और रिमेनिंग प्रिंसिपल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो आपकी मैनेजमेंट की फील्ड है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट थे और हर एक्सपर्ट ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, बट उनमें से 2 एक्सपर्ट थे जिनके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है उनमें से हेनरी फेयोल और दूसरा है उनमें से डब्ल्यू टेलर। और आज इस वीडियो में हम हेनरी फेयोल के अराउंड 7 to 8 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल कवर करने से पहले हम थोड़ा बहुत हेनरी फेयोल के बारे में कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी बार वो क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर में टिक द करेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार वो इसके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन प्रोपाउंड कर सकता है। किस किस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर प्रिपेयर कर सकता है इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। पहले हम वो कवर कर लेंगे और फिर हम अपने प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हेनरी फेयोल था जो, उसका बर्थ कहाँ पर हुआ था। उसका बर्थ हुआ था फ्रांस में और किस ईयर में, 1841 में। और ये बाय प्रोफेशन क्या था, ये बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर था। और इसको क्या बोला जाता था मैनेजमेंट की फील्ड में से बोला जाता था फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि किस साइंटिस्ट को, किस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, आप क्या आंसर कोट करोगे, आप बोलोगे हेनरी फेयोल को। और इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता था, इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने मैनेजमेंट के फंक्शंस आइडेंटिफाई किए थे। पहला मैनेजमेंट एक्सपर्ट था जिसने मैनेजमेंट के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, और वो कौन था, वो था आपका हेनरी फेयोल। इसलिए इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता था। और इसने 14 प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए थे और वो 14 के 14 प्रिंसिपल आपके सिलेबस में हैं और हम ये सारे के सारे 14 प्रिंसिपल डिटेल में कवर करेंगे। और इसने जब ये प्रिंसिपल लिखे थे, इसने उस टाइम किस बुक में लिखे थे, इसने लिखे थे जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक में, जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुई थी और ये पब्लिश हुई थी 1949 में। हेनरी फेयोल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिटेल में कवर कर लिए। अब हम इसके प्रिंसिपल्स कवर कर लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड हैं। अब हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितना टोटल वर्क करना है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पूरे वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन किसी एक इंडिविजुअल को दो अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी एंड हिज स्किल्स। ये बोलते हैं हमें डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क यूनिट्स और जॉब्स। मतलब जितना पूरा काम करना है उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो और 1 टास्क इज असाइन टू अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स, हिज एबिलिटी एंड हिज वर्किंग कैपेसिटी। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो जैसे कि आप किसी बैंक वगैरह में तो गए होंगे, जैसे कि आपके घर के पास स्टेट बैंक होते हैं, पीएनबी होते हैं। अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि जो बैंक का टोटल वर्क होता है, अब बैंक का काम क्या होता है, सबसे पहले वो कैश लेते हैं, फिर वो लोन देते हैं, इसके अलावा पासबुक प्रिंटिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक बैंक में परफॉर्म होती है। बैंक का जितना टोटल वर्क होता है वो टोटल वर्क कभी भी एक ही अकेले से आदमी से नहीं कराएंगे। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन किसी एक इंडिविजुअल को देते हैं। अगर आप बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा पासबुक प्रिंटिंग का काम अलग कलर कर रहा होता है, कैशियर वहाँ पर अलग होता है जिसका मेन एम क्या होता है, आपसे कैश लेना और आपका कैश डिपॉजिट कराना। इसके अलावा मैनेजर का वर्क अलग होता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं उनके साथ डील करता है। और इसके अलावा लोन सेगमेंट का डिपार्टमेंट अलग से प्रिपेयर होता है और अकाउंटेंट अलग से होता है वहाँ पर। आप देख सकते हो कि बैंक में क्या हो रहा है कि जो पूरा काम है बैंक का वो कभी भी एक आदमी से नहीं करा रहे, उन्होंने उस पूरे काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया
और हर पर्टिकुलर फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को असाइन किया उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लाइक कैशियर का काम किसे देंगे, जिसको कैश में डील करने में अच्छा रहता हो। अकाउंटेंट का काम किसे देंगे, जो अकाउंट्स की फील्ड में इंटरेस्टेड हो। सो ये प्रिंसिपल बोलते हैं हमें डिवीज़न ऑफ वर्क कि लाइक पूरे काम को कभी भी एक आदमी से नहीं कराओ, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन मतलब एक पर्टिकुलर काम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दो अकॉर्डिंग टू हिज स्किल एंड हिज कैपेबिलिटीज़। और इसने फेयोल ने क्या बोला है कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है ये सिर्फ फैक्ट्री वर्क के लिए नहीं, इसके अलावा इसको हम टेक्निकल वर्क में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई मैनेजरियल वर्क करना है तब भी हम इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर कोई स्किल से रिलेटेड जॉब होगी लाइक जहाँ पर स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, सो हम डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो आपका कोई टेक्निकल काम हो, चाहे वो मैनेजरियल वर्क हो और चाहे वो स्किल बेस्ड जॉब हो। अब डिवीज़न ऑफ वर्क जो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो उसको बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा, सपोज करो ये है हमारा टोटल वर्क, इस टोटल वर्क को हम क्या कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पर्टिकुलर पार्ट हम किसी एक इंडिविजुअल को देंगे। सो जब वो इंडिविजुअल सेम काम रिपीटेड मोड पे डेली डेली परफॉर्म करेगा वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, जो कैशियर होगा अब वो डेली क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा, कैश पे करेगा। सो वो डेली डेली जब यही काम परफॉर्म करेगा वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इसलिए इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो स्पेशलाइजेशन, सेकंड बेनिफिट क्या होता है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, अब जब एक ही कैशियर सेम काम अगेन एंड अगेन परफॉर्म करेगा सो वो कम से कम कॉस्ट में उस काम को परफॉर्म करेगा। सो आपकी कॉस्ट कम से कम आती है जब आप डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर आप डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तब उस सिचुएशन में आपके क्या रिजल्ट्स होंगे। सो पहला तो आप स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं अवेल कर पाओगे क्योंकि आप कभी पूरा काम किसी एक इंडिविजुअल को दोगे, कभी दूसरे इंडिविजुअल को, और कोई भी अकेला इंडिविजुअल इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो सारा का सारा वर्क खुद डील कर ले। सो एक तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और दूसरा इससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि जब सेम टास्क एक ही इंडिविजुअल बार बार परफॉर्म नहीं करेगा सो ऑब्वियस ही बात है वो उसे ज़्यादा कॉस्ट पे परफॉर्म करेगा। सो ये इसके वोलेशन के इम्पैक्ट होते हैं और जब आप इसको फॉलो करते हो तब आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी हमने देख लिए। सो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या बोलते हैं, जो पूरा वर्क है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक पर्टिकुलर पार्ट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को डिटेल में कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अथॉरिटी किसे बोलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे बोलते हैं। सो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी इज़ अ पावर टू टेक डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने की पावर को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, या राइट टू गिव ऑर्डर, किसी दूसरे को जब हम ऑर्डर दे सकते हैं उसे बोलते हैं हम अथॉरिटी। सो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी आपकी पावर है जिसकी वजह से आप डिसीजन ले सकते हो और आप दूसरे को ऑर्डर कर सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ओब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब ऑन टाइम, मतलब कि अगर आपको कोई टास्क मिला है और आपको वो पूरा कर कर देना है सो ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका दायित्व, मतलब अगर कोई आपको काम दे रहा है और आपको वो काम कर कर पूरा वापस उसी को देना है वो आपकी रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी क्या थी, अथॉरिटी आपकी पावर है कि आप दूसरों को ऑर्डर दे सकते हो, आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। सो वो होती है हमारी अथॉरिटी। अब अथॉरिटी भी आपकी दो टाइप की हो सकती है, एक तो होती है आपकी फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी कौन सी होती है, वो अथॉरिटी जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड होती है। लाइक आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, सो जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पावर मिलेगी वो रहेगी आपकी फॉर्मल अथॉरिटी। और एक होती है आपकी इनफॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल अथॉरिटी क्या होती है, लाइक जो आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड होगी कि लाइक आपका बिहेवियर कैसा है आपके सबॉर्डिनेट के साथ, आपका बिहेवियर कैसा है अपने क्लाइंट के साथ। सो वो पावर जो आप अपने खुद के दम पे अपने एम्प्लॉयज़ पे एक्सरसाइज करोगे वो रहेगी आपकी इनफॉर्मल अथॉरिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि
जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जिस इंडिविजुअल को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने असाइन की है उसको सफिशिएंट अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो अपने उस वर्क को आसानी से कंप्लीट कर सके। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारा एक सेल्स मैनेजर है जिसको हमने टास्क दिया कि उसको 1000 यूनिट सेल करनी है, और सपोज करो उसने कोई क्लाइंट फाइंड आउट कर लिया और वो क्लाइंट बोल रहा है उसको कि अगर आप मुझे 60 डेज़ का क्या क्रेडिट पीरियड दोगे तब मैं आपसे ये सामान खरीद लूँगा। बट जो कंपनी है उसने क्या किया, उसने सिर्फ इसको 40 डेज़ की पावर दे रखी है कि आप मैक्सिमम 40 दिन तक ही क्रेडिट पे सेल कर सकते हो। बट ये क्लाइंट क्या बोल रहा है, अगर आप मुझे 60 डेज़ का टाइम पीरियड दोगे तब मैं आपसे ये परचेज़ कर लूँगा। सो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जो सेल्स मैनेजर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रखी है उन्होंने कि आपको अपना काम करना है, बट उस काम को करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड अथॉरिटी थी वो आपने उस मैनेजर को नहीं दी। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आपको ये काम करना है, सो उस काम को करने के लिए जितनी अथॉरिटी रिक्वायर्ड है, मतलब जितने डिसीजन उसे लेने चाहिए उतने डिसीजन लेने की पावर हमें उसको देनी चाहिए। सो इन दोनों के बीच में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। मतलब कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बैलेंस रहनी चाहिए। कभी भी अथॉरिटी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे सो ऑब्वियस सी बात है वो उसका मिस यूटिलाइजेशन करेगा। और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दे दी बट आपने उसे अथॉरिटी नहीं असाइन करी, सो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे रहेगा, वो बंदा जिसको आपने काम तो दे दिया बट काम करने के लिए उसे डिसीजन लेने की पावर नहीं दी, ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मुझे काम तो असाइन कर दिया बट पावर नहीं असाइन करी। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली हमें यही बोलता है कि अगर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस रहेगी सो आप अपने टास्क को ईजिली अचीव कर सकते हो। सो इन दोनों के बीच में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। जितना काम करना है उस काम को करने के लिए जितनी अथॉरिटी रिक्वायर्ड है हमें उतनी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को असाइन करनी चाहिए। सो अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जहाँ जहाँ पर फॉलो होता है उसके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या रहता है, कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी का। मिसयूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना काम करने के लिए अथॉरिटी रिक्वायर्ड थी आपने उसको उतनी अथॉरिटी दी, ना आप उसे ज़्यादा अथॉरिटी असाइन कर रहे हो ना आप उसे कम अथॉरिटी असाइन कर रहे हो। सो इससे कोई भी मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सेकंड बेनिफिट क्या है इसका, कि जिस इंडिविजुअल को हमने काम असाइन किया वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे पूरा कर पाएगा, मतलब वो भी अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा। सो ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं। और अगर इस प्रिंसिपल का वोलेशन होता है, मतलब जहाँ पर या तो आप अथॉरिटी ज़्यादा दे रहे हो या आपने उसको बिल्कुल भी अथॉरिटी असाइन नहीं करी, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ना तो वो अथॉरिटी जो हम उसको असाइन करी उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल को आपने ज़्यादा अथॉरिटी दे दी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं दी, सो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस पावर को यूज़ करेगा। आपने किसी मैनेजर को बोल दिया कि आप जहां मर्जी से चाहो परचेज कर सकते हो, और आपने जब उसको ये पावर दे रखी है ऑब्वियस सी बात है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा। और दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज रहेगा, जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस नहीं रहेगा ऑब्वियस सी बात है कोई भी एम्प्लॉय अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने काम से रिलेटेड। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यही बोलते हैं जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कभी भी इनमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा अपनी स्कूल लाइफ में। सो एग्जिट इज डिसिप्लिन का वर्ड सेम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का क्या मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रही है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है हर टाइप के रूल्स फॉलो करेंगे, हर टाइप के एग्रीमेंट फॉलो करेंगे। सो डिसिप्लिन बेसिकली यही बोलते हैं कि जिस जिस टाइप के एग्रीमेंट आपके सर्विस के टाइम हुए थे आप सारे के सारे एग्रीमेंट फॉलो करोगे, आप बाद में किसी भी रूल को फॉलो करने से मना नहीं करोगे। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल,
कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो करवाना है सो उसके लिए हर लेवल पे गुड सुपीरियर रिक्वायर होंगे। गुड सुपीरियर क्यों रिक्वायर होंगे? क्योंकि जब तक आपका सुपीरियर खुद नहीं डिसिप्लिन फॉलो करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। सो इस वजह से डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। और डिसिप्लिन के लिए आपके एग्रीमेंट क्लियर और फेयर होने चाहिए, मतलब कि उनमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या फॉलो करोगे, आप क्या नहीं फॉलो करोगे, और जो भी फॉलो करोगे हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल रहेगा। और इसके अलावा एज पर डिसिप्लिन प्रिंसिपल अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करता सो उस पर पेनल्टी इम्पोज करी जानी चाहिए। मतलब वो क्या चाहता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो रहा तो पैनल प्रोविज़न आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सारे एम्प्लॉयज़ आपके रूल्स फॉलो करेंगे, आपका रेगुलेशन फॉलो करेंगे। और डिसिप्लिन अगर आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए हर लेवल पे गुड सुपीरियर की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर कोई एम्प्लॉय आपके डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहा, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा, सो उस पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। सो ये बोलते हैं हमें डिसिप्लिन प्रिंसिपल। सो डिसिप्लिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ लाइक जो आपकी मैनेजमेंट है और जो आपके वर्कर हैं, जो जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है वो उन कमिटमेंट को फॉलो करेंगे। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो जो आपकी कंपनी है वो अभी लॉस में चल रही है, मतलब वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही। सो जो आपकी मैनेजमेंट है और जो आपके वर्कर है वो मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि लाइक हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। सो इसके लिए मैनेजमेंट भी दिन रात काम कर रही है और वर्कर भी दिन रात काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाती है तो हम वर्कर को सैलरी देंगे, अच्छी उनको बोनस देंगे। सो अगर वर्कर भी दिन रात मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देते हैं सो ये मैनेजमेंट की ओब्लिगेशन रहेगी कि वो प्रॉफिट शेयर करे, कुछ हिस्सा उनको एज अ सैलरी पे करे, एज अ बोनस पे करे। मतलब अगर इन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी सो मैनेजमेंट की भी ओब्लिगेशन है कि वो अपनी कमिटमेंट को फॉलो करे। सो ये बोलते हैं हमें डिसिप्लिन प्रिंसिपल। अब जहाँ जहाँ पर डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो होगा उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा? सिस्टमेटिक वर्किंग। सिस्टमेटिक वर्किंग कैसे होगी? अब हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ पर प्रॉपर रूल्स प्रॉपर रेगुलेशन फॉलो होंगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हर काम सिस्टमेटिक होगा, ना कोई वहाँ पर केओस होगी, ना कोई वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। और सेकंड बेनिफिट क्या है इसका कि ये आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करेगा? अब जब हर बंदा डिसिप्लिन में रहेगा वो हर तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा आपके रिसोर्सेज का। सो ऑब्वियस सी बात है वो कम से कम कॉस्ट में अपने काम को परफॉर्म करेगा। और अगर ये प्रिंसिपल आप वॉयलेट करते हो तब इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या? डिसऑर्डर। लाइक जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता, अगर आपने देखो आपके क्लास से अगर टीचर चला जाए सो हर बच्चा इनडिसिप्लिन हो जाता है। सो प्रॉपरली हर चीज़ डिसऑर्डर हो जाती है, कोई कुछ कर रहा होता है क्लास में, कोई कुछ कर रहा होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होगा, वर्कर कुछ करेंगे, मैनेजमेंट कुछ करेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होगा, सेल्स अलग कर रही होगी। सो इस वजह से हर चीज़ में डिसऑर्डर होगा, क्योस होगा, कन्फ्यूज़न होगा, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट में प्रोडक्शन करोगे और जो आपका काम है वो भी कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाएगा? जब हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से नहीं चलेगी। सो ऑब्वियस सी बात है जो काम आप पहले एक दिन में कर रहे थे अब उसी काम को करने में आपको 10 डेज लगेंगे। सो डिसिप्लिन प्रिंसिपल आपको ये बोलते हैं कि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते चलो। जो जो मैनेजमेंट और वर्कर्स ने कमिटमेंट कर रखी है उन दोनों को उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए गुड सुपीरियर रिक्वायर होते हैं हर एक लेवल पे। और अगर कोई एम्प्लॉय इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी प्रोविज़न चार्ज करे जाने चाहिए एज पर डिसिप्लिन प्रिंसिपल। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं कि एक सबॉर्डिनेट सिर्फ एक ही बॉस से काम मिलेगा उसको और वो उसी को ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब कि आप जिसके अंडर काम कर रहे हो सिर्फ आपको एक ही बॉस गाइड कर सकता है कि आपको ये काम करना है और आप मेरे को ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सो ये बोलते हैं हमें यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी ओनली वन एंड वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय।
मतलब कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा, कभी भी एक एम्प्लॉय दो बॉस से काम नहीं मिलेगा उसको। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ये आपका मैनेजर है और इसके नीचे ये सपोज करो 3 सबॉर्डिनेट ले लेते हैं हम, सबॉर्डिनेट 1, सबॉर्डिनेट 2 और सबॉर्डिनेट 3। सो जो ये सबॉर्डिनेट है ये सिर्फ एक ही मैनेजर से इनको पूरा का पूरा काम मिलेगा और ये उसी को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग इफ ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन बॉस ही विल गेट कन्फ्यूज्ड whom टू ओबे। लाइक सपोज करो, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। आपका एक यहाँ पर क्या है, एक आपका सेल्समैन है जो कि क्या कर रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है। और आपको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है सेल्स डिपार्टमेंट। अब जो सेल्समैन है वो क्या करता है, घर घर जाकर आपके सामान को बेचेगा। सो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने इसको बोला हुआ है कि आप मैक्सिमम 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो, बट जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि आप मैक्सिमम 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करो। सो अब आप देख सकते हो कि सेल्समैन को दो मैनेजर से क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। सो इस सिचुएशन में वो कंफ्यूज रहेगा कि उसे किसका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर का फॉलो करूं या सेल्स मैनेजर का फॉलो करूं। सो यूनिटी ऑफ कमांड हमें यही बोलते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ एक ही बॉस गाइड करेगा, वही सारे के सारे ऑर्डर देगा। कभी भी एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर नहीं मिलेंगे। सो ये बोलते हैं हमें यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर वो सिर्फ एक ही बॉस से उनको सारा का सारा काम मिलेगा सो ऑब्वियस सी बात है उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लाइक हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें किसका काम करना है, पहले हमें किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं। और सेकंड बेनिफिट क्या रहेगा इसका, इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव रहेगी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, जब आपको पता है कि आपको इस बॉस का काम करना है, आप सारा का सारा काम सिस्टमेटिक वे से करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप उसे कम कॉस्ट पे करोगे। और अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते उससे क्या रहेगा, एक तो आप में कन्फ्यूजन रहेगी। लाइक अब जो सेल्समैन है उसमें कन्फ्यूजन यही है कि वो इसको फॉलो करे तो वो सेल्स मैनेजर उसको डांटेगा, अगर सेल्स मैनेजर का वो ऑर्डर नहीं फॉलो करता सो प्रोडक्शन मैनेजर से उसे डील करना पड़ेगा। सो इसकी वजह से अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता, एक तो उससे कन्फ्यूजन रहती है और उससे आपकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी 100% अपना नहीं दे पाएगा जब तक उसे यही नहीं पता होगा कि उसे किस बॉस को रिपोर्ट करना है, किसका ऑर्डर फॉलो करना है। सो यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बोलते हैं, अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसको सिर्फ एक ही बॉस गाइड करेगा, वही उसको बताएगा कि तुझे क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है। कभी भी एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉस से काम नहीं मिल सकता। सो ये बोलते हैं हमें यूनिटी ऑफ कमांड। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं कि अब आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो सिमिलर नेचर की होती हैं। लाइक ये प्रिंसिपल हमें ये बोलते हैं ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड और वन प्लान। मतलब कि वो सारी की सारी एक्टिविटी जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। लाइक आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास अभी एक कंपनी है और वो कंपनी क्या कर रही है, दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। एक मैन्युफैक्चर कर रही है वो बुक्स बना रही है और दूसरी वो बनाती है पेन्स। अब आपको पता है बुक्स की मार्केट अलग है, पेन की मार्केट अलग है। बुक्स के लिए अलग टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, अलग टाइप की मशीनें चाहिए, अलग टाइप की सेल्स टेक्निक चाहिए। और पेन बनाने के लिए अलग टाइप की मशीन चाहिए, प्लास्टिक चाहिए जैसे आपको पेन बनाने के लिए, बुक्स के लिए आपको पेपर की रिक्वायरमेंट है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें यही बोलता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटी जो कि एक जैसी हो, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव हो, सो उनका हेड भी एक ही होना चाहिए। मतलब जो उनका सुपीरियर होगा, जो उनका ओवरऑल बॉस होगा वो भी सेम ही रहेगा और उनका एक ही प्लान रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, एक कंपनी है हमारी जो कि बुक्स मैन्युफैक्चर कर रही है और पेन मैन्युफैक्चर कर रही है। सो जितनी भी बुक से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी उनका अलग से एक बॉस रहेगा और इसके अलावा उनका अलग से एक प्लान रहेगा। मतलब कि बुक की डिवीज़न अलग रहेगी और जो पेन बनाने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेंगी उनकी प्लानिंग अलग तरीके से होगी, उनका हेड अलग रहेगा।
सो ये बोलता है हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे। सबसे पहला, आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाओगे। जब आपको पता है आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक जैसी हैं, आप उनकी प्लानिंग अलग तरीके से करोगे, अलग तरीके से उनके बॉस असाइन करोगे। सो एक तो आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। दूसरे, आपके एम्प्लॉयज़, अब जो एम्प्लॉयज़ इस डिवीज़न में काम करेंगे उनको पता है कि उनका टारगेट सिर्फ एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की प्रोडक्शन करना और सेल करना। सो वो एम्प्लॉयज़ आपस में यूनाइटेड रहेंगे, उनमें आपसी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। और अगर ये प्रिंसिपल आपका वॉयलेट होता है सो इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे। सबसे पहले, आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाओगे। सेकंड, जो एम्प्लॉय में यूनिटी थी वो नहीं मेंटेन रहेगी सो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे। इन शॉर्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बोल रहे हैं कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका अलग से एक प्लान रहेगा और उनका अलग से एक हेड रहेगा। मतलब कभी भी एक्टिविटीज़ आपकी मिक्स नहीं रहेंगी। जैसे कि हमने देखा, जो बुक्स की डिमांड है वो अलग होती है, पेन की मार्केट अलग होती है। सो बुक्स के लिए अलग से प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, उनका अलग प्लान रहेगा, उनका अलग से एक हेड रहेगा। और जो पेन की मार्केट है उस डिवीज़न का अलग से प्लानिंग होगी, अलग से उनका एक हेड रहेगा जो पूरी की पूरी डिवीज़न की टेक केयर करेगा। जैसे कि बुक की डिवीज़न की अलग मैनेजर टेक केयर कर रहा है, पेन की डिवीज़न अलग मैनेजर टेक केयर करेगा। सो ये बोलते हैं हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम ये देख लेते हैं जो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है इसमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है। सो पहला डिफरेंस क्या है, मीनिंग का। अब यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बोलते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही बॉस से क्या करेंगे, एक ही बॉस से उनको ऑर्डर मिलेगा। कभी भी उनको एक से ज़्यादा बॉस ऑर्डर नहीं दे सकते। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा एक ही सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें बोलते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब कि जो सिर्फ एक ही टारगेट के लिए करी जा रही हैं, उनकी अलग से एक डिवीज़न होगी, जिनकी प्लानिंग अलग तरीके से होगी और उनका हेड अलग रहेगा। और वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव उससे अलग है उसकी डिवीज़न अलग रहेगी। जैसे कि हमने देखा, पेन की डिवीज़न अलग रहेगी और जो बुक्स की डिवीज़न है आपकी कंपनी में वो अलग रहेगी। सो यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बोलते हैं, एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बोल रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उसकी डिवीज़न अलग रहेगी, उसकी प्लानिंग अलग से होगी, उसका मैनेजर अलग रहेगा। सेकंड डिफरेंस क्या है, एम का। अब यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या बोलते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक ही बॉस से काम मिलेगा। सो इट प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। अब ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको एक से ज़्यादा बॉस से काम मिले उसे बोलते हैं हम ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। सपोज करो अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपके 2 मैनेजर हैं और ये आपके 3 एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर इन तीनों के तीनों एम्प्लॉयज़ को दोनों मैनेजर से क्या मिल रहा है, दोनों मैनेजर से इनको ऑर्डर मिल रहा है। सो इसे बोलोगे आप ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। लाइक एक ही एम्प्लॉय को 3 से 4 बंदों से काम मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। सो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिंसिपल प्रिवेंट करते हैं ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक मैनेजर से काम मिलेगा। और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे प्रिवेंट करेगा, अब पेन की डिवीज़न अलग से रहेगी, उसकी प्लानिंग अलग होगी, उसकी प्रोडक्शन अलग होगी, उसके मैनेजर अलग होंगे। और जो बुक की डिवीज़न है उसकी प्लानिंग अलग से होगी, उसकी डिवीज़न अलग से होगी, उसका रॉ मटेरियल अलग से प्रोक्योर होगा। इम्प्लीकेशन इसकी क्या रहेगी, जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो क्या बोलता है कि सिर्फ एक एम्प्लॉय आपका सिर्फ एक ही बॉस से काम मिलेगा। और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिवीज़न में बांट रहे हो और एक पर्टिकुलर डिवीज़न में आप उन सारी एक्टिविटीज़ को रख रहे हो जिनका एक जैसा ऑब्जेक्टिव है। लाइक पेन की डिवीज़न अलग है, पेंसिल की डिवीज़न अलग है, बुक्स की डिवीज़न अलग है। सो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या क्या डिफरेंस थे ये हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया। बट अगर आपको फिर भी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में कोई डाउट आता है सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर बिजनेस में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ तो आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सोचना पड़ रहा है
और दूसरी तरफ आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना पड़ रहा है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप प्रायोरिटी दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ना कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। So according to this principle, interest of an organization is given priority over the interest of an individual employee. लाइक कि आपके बिजनेस में कोई एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आई, अब आप वहाँ पर या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देख सकते हो या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को देख सकते हो। सो आप यहाँ पर ज़्यादा पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दोगे, लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दोगे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सो आपको पता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। लाइक कि हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोनस मिले। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बने, उसका ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइवल हो। सो अगर आपको इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन चूज़ करनी पड़ जाए, सो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप प्रायोरिटी दोगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ना कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी या बोनस को। सो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया है परचेज मैनेजर का। अब परचेज मैनेजर क्या करता है? परचेज मैनेजर आपकी मार्केट से क्या करता है? वो रॉ मटेरियल परचेज करता है जिससे आप प्रोडक्शन करते हो। सो अब परचेज मैनेजर को पता है कि जो उसका कोई रिलेटिव है मार्केट में जिससे वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है। अब अगर वो रॉ मटेरियल अपने किसी रिलेटिव से परचेज करेगा और हाई कॉस्ट पे परचेज करेगा, सो ऑब्वियस सी बात है परचेज मैनेजर को तो बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उसका रिलेटिव उसको कंपनसेट कर देगा। बट ऑन द कंट्रेरी यहाँ पर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हार्मफुल रहेगा। वो हार्मफुल क्यों रहेगा? क्योंकि जो सामान उसे मार्केट में बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है वही वो अपने रिलेटिव से ज़्यादा कॉस्ट में खरीद कर अपनी पॉकेट के लिए तो बेनिफिशियल कर रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट तो उससे कम रहेंगे। सो ये प्रिंसिपल हमें यही बोलता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में से चूज़ करना पड़े, तो आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दोगे, ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को। जैसे कि यहाँ पर परचेज मैनेजर अगर वो अपने रिलेटिव से परचेज करता है, ऑब्वियस सी बात है उसके रिलेटिव अच्छा खासा अर्न करेगा और उसमें से वो कुछ उस परचेज मैनेजर को भी कंपनसेट कर देगा, बट इसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। सो यही हमें बोलता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हमेशा प्रायोरिटी दो। अब जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होगा उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे? पहला बेनिफिट क्या रहेगा? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाओगे। सेकंड बेनिफिट क्या रहेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहेगा? वो सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, उस टाइम आप इनको भी फुलफ़िल कर पाओगे और इसको भी फुलफ़िल कर पाओगे। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल वॉयलेट होगा वहाँ पर ना तो आप अपने गोल अचीव कर पाओगे, और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल ही नहीं अचीव कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल नहीं होंगे। सो ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, और ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट जहाँ पर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, वहाँ पर आपको क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करने पड़ेंगे। सो इस प्रिंसिपल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ हमें क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जो ओवरऑल रेम्यूनरेशन हम किसी भी एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो मतलब डिसेंट रेम्यूनरेशन होनी चाहिए। मतलब वो इतनी भी कम ना हो कि वो अपनी डेली नेसेसिटी भी ना फुलफ़िल कर पाए, और वो इतनी भी ज़्यादा ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की औकात से भी बाहर हो। सो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ हमें यही बोलता है कि ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर। मतलब कि जो ओवरऑल पे है, जो आप किसी एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो उनको एज अ सैलरी एज अ वेजेस पे करोगे, वो हमेशा फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब ना तो वो ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना वो ज़्यादा कम होनी चाहिए, वो मतलब मीडियम होनी चाहिए जिससे वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। मतलब कि जो उसकी डेली नेसेसिटी हैं वो उसको फुलफ़िल कर पाए, और एट द सेम टाइम जो आप रेम्यूनरेशन पे करोगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी ऐसी रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करोगे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन पे ही ना कर पाए। अब जो फेयर रेम्यूनरेशन होती है या जो फेयर वेजेस होती हैं उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कैसी है, लाइक आप कितने प्रॉफिट अर्न कर रहे हो,
आपके पास पिछले कितने प्रॉफिट पड़े। सेकंड फैक्टर क्या होता है, आप कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर की सैलरी होती है उसी को देखकर आप अपनी रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हो। और थर्ड फैक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस बना रखे हैं। सो इन तीनों फैक्टर को देखकर आप अपनी रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हो। सो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ हमें क्या बोलते हैं कि जो ओवरऑल रेम्यूनरेशन रहेगी, ओवरऑल जो आप सैलरी वेजेस जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ को पे करोगे वो ना ज़्यादा हाई रहनी चाहिए कि आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन की औकात से ही बाहर हो जाए, ना वो बिल्कुल कम होनी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी ही ना फुलफ़िल कर पाए। मतलब कि वो इनके बीच की होनी चाहिए जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए। सो जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। पहला बेनिफिट क्या रहेगा, वहाँ पर गुड रिलेशंस रहेंगे। गुड रिलेशन क्यों रहेंगे, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा खुश रहेंगे, जिसकी वजह से उनमें अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगे। सेकंड बेनिफिट क्या है, इससे आपका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा क्यों रहेगा, जब तक आपके एम्प्लॉयज़ ही सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनमें आपसी फूट रहेगी। सो ये क्या प्रिंसिपल इंश्योर करता है, ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट। और जहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता उसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स होती हैं। सबसे पहली ड्रॉबैक क्या होती है, वहाँ पर लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाता है। लेबर टर्नओवर से क्या मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को 2 महीने बाद लीव कर देगा, कोई 3 महीने बाद लीव कर देगा, मतलब कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे। और सेकंड ड्रॉबैक क्या है इसकी, डीमोटिवेशन। जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अच्छी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी मोटिवेट नहीं रहेंगे, वो हमेशा अपने कम से कम एफर्ट्स यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। सो वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहेंगे। सो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ हमें यही बोलते हैं कि जितनी भी रेम्यूनरेशन दो वो डिसेंट रहे, जिससे वो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकें। सो आज हमने फ्यूल के 7 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए, और जो हमारे बचे प्रिंसिपल हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.